थर्मल एक्सपेंशन, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ का एक्सपेंशन हुआ है, कोई चीज़ बड़ी हो गई है, और थर्मल यानी कि हीट हमने उसको कहीं ना कहीं दी होगी तो उसके कारण वो एक्सपैंड हो गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं दिस इज एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चीज़ें एक्सपैंड करती है। कई बार छोटे छोटे रीजन्स में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ें छोटी भी होने लगे, जैसा कि हम वाटर के साथ पढ़ने वाले हैं वो केस, लेकिन वैसा बहुत रेयरली होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें एक्सपैंड ही करती है। समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड्स में। तो अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूँ, मान लो मेरे पास ये एक सॉलिड है, तो इसके अगर जूम इन करके देखें तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से एटम्स हमारे पास होंगे। एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी आपको बोलना है, कुछ तो उसके पार्टिकल्स है। अच्छा, इसका कुछ टेम्परेचर, अभी रूम टेम्परेचर पे हमको लगता नहीं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, पर उसका कुछ टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब क्या है, ये सभी अपनी अपनी जगह पे इस तरीके से कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ उनके पास एनर्जी है, आप ऐसा उसको मान सकते हो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर उसका वाइब्रेशन बना दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, लेकिन उसकी कुछ मीन पोजीशन है और वही पोजीशंस यहाँ पर मैंने मार्क करी हुई है। अगर मैं इसको हीट करूंगा किसी तरीके से, यहाँ पर मैंने उसको हीट दे दी, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इनका वाइब्रेशन अब बढ़ गया है, लेकिन वाइब्रेशन बढ़ने से अभी भी हमें लगेगा कि यार वाइब्रेशन बढ़ा है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा उसका, लेकिन मीन पोजीशन तो अभी भी वही की वही है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ जाने से इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो बदल गया है। वो नहीं बदला है, वो अभी भी उतना ही हो सकता है। ऐसा होता अगर ये वाइब्रेशंस सिमेट्रिक होते। इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक होते मतलब अब जब मैं इसको इस तरीके से एनर्जी देता हूँ, ये वाइब्रेट करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बाहर की तरफ यानी एक दूसरे से दूर ज्यादा जाते हैं, पास कम आते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है, सेम एम्पलीट्यूड नहीं है दोनों तरफ, है ना। तो इस तरफ वो ज्यादा जाता है, इस तरफ कम आता है। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का हमारे पास एक ग्राफ होता है। ये है हमारी एनर्जी, ये है हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर। आपको याद होगा ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। और यहाँ पर जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, उस वक्त हम बोलते हैं कि उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो मानते हैं रेफरेंस उस जगह पे। तो जैसे जैसे हमारे पास एटम्स पास आते हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे तो पहले एनर्जी कम होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण, आपने ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ा है। लेकिन उसके बाद एक लेवल के बाद एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर मुझे एक मिनिमा दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारी मीन पोजीशन होगी जिस वक्त सबसे कम एनर्जी होगी। यहां पर हमारे पास एक पोजीशन आ जाती है, इसको मैं बोल दूंगा दिस इज आर नॉट। और ये जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी होगी तो हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर नॉट होगा, और मिनिमम एनर्जी मान लो ये कब होती है, ये होती है 0 केल्विन पर। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, जो हम अचीव नहीं कर सकते रियल लाइफ में, लेकिन वहां पर एनर्जी एब्सोल्युटली जीरो होती है, कोई वाइब्रेशन वहां पर हो ही नहीं रहा होता है। वही जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन की डेफिनेशन है। फिर हमने उसको थोड़ा हीट किया, तो हमने उसको थोड़ी एनर्जी दे दी। अब हमने उसको एनर्जी दे दी, लेकिन अभी भी वो था यहीं पर। अब वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो वो थोड़ा, अगर मैं इन दो की बात करूं तो या तो वो दूर जा सकता है उससे, या फिर उससे पास आ सकता है। अगर यहां से मैंने उसकी एनर्जी बढ़ा दी है, तो वो दूर जाएगा तो यहां तक आ सकता है, पास आएगा तो यहां तक आ सकता है। तो आप देखोगे दूर जाने वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये ज्यादा है, और पास आने वाला डिस्टेंस ये एक्चुअली कम है। तो दूर आप ज्यादा जा सकते हो, पास आप कम आ सकते हो। इन दोनों के बीच की जो मीन पोजीशन होगी, मान लो हमने एनर्जी बढ़ा दी है, टेम्परेचर T1 पर हमारी एनर्जी है E1, और इस वक्त हमें दो डिस्टेंसेस यहाँ पर मिलते हैं, एक है ये यहाँ और दूसरा है यहाँ। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कहीं। तो आप देखोगे ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा एटम भले ही वाइब्रेट कर रहा था,
लेकिन उसकी जो मीन पोजीशन है, पहले उन दोनों के बीच का इंटरएटॉमिक डिस्टेंस r0 था, अब वही डिस्टेंस बढ़ चुका है, r0 से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। टेम्परेचर की वैल्यू आप थोड़ी और बढ़ा दोगे, यहाँ पर T2 कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलती है एनर्जी E2, और इस वक्त आप देखोगे कि हमारे पास एक्चुअली पहले की मीन पोजीशन से दूरी वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ये वाला डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर रही होगी। तो मैं मीन पोजीशन का भी इस तरीके से बना सकता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है इस r0 के अबाउट। अगर ये यहाँ पर ऐसे परफेक्ट पैराबोला होता, ये डिस्टेंसेस बराबर होते, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा डिस्टेंस यानी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, दिस इज ए सिमेट्रिकल कर्व, दिस इज ए सिमेट्रिकल कर्व। ऑलराइट, तो हमारे पास मीन डिस्टेंस, मीन इंटरएटॉमिक डिस्टेंस increases with increase in temperature. सॉलिड्स की ही तरह लिक्विड्स और गैसेस भी एक्सपैंड करती हैं, और उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज एक्सपैंड करती है तो किस तरीके से एक्सपैंड करेगी? हमें 3 तरीके के एक्सपेंशन पढ़ने हैं। पहला है 1 डायमेंशनल, दूसरा है 2 डायमेंशनल, तीसरा है 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, 2 डायमेंशनल वाले को हम बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, 3 डायमेंशन वाले को हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये दोनों अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन पे। लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है? हमारे पास, पहले तो मैं इसको लिख दूंगा, दिस इज फॉर 1 डायमेंशन। हमारे पास मान लो एक इस तरीके से रॉड है, ये रही हमारी रॉड, इसकी लेंथ है L0 एट टेम्परेचर T0, ये उसकी नेचुरल लेंथ है T0 टेम्परेचर पे। फिर मैंने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, तो यहाँ पर ये एक्सपैंड हो जाएगी इस तरीके से। हीट किया तो इसकी लेंथ बन जाएगी L0, और ये हमारे पास देखो एक्स्ट्रा लेंथ आ गई, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डेल्टा L। टेम्परेचर क्या है इस वक्त? टेम्परेचर है T0 प्लस डेल्टा T। हमने डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा L0 हमारी लेंथ बढ़ गई। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कुछ रिलेशन? सबसे पहली चीज़ तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि ये जो डेल्टा L है वो प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा T के। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो मेरे पास एक कोई छोटी सी रॉड थी तो उसमें छोटा सा इंक्रीमेंट होता है। अगर मेरे पास इतनी बड़ी रॉड थी तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो देखो ये वाला इंक्रीमेंट इस छोटू इंक्रीमेंट से बड़ा है, तो हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका भी फर्क पड़ता है। तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L0 भी हमें लिखना होगा। और यहीं पर हमारे पास बस 2 ही फैक्टर होते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हैं जिस रेंज में हम हमारी कैलकुलेशंस करनी है। तो डेल्टा L का फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा L इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने डाल दिया मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा T। यही हमारा फॉर्मूला है। ये L0 इसको लिखेंगे या फिर आप इसी को लिख लो, दिस इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऑलराइट, हमने डेल्टा L यानी ये तो निकाल लिया। टोटल लेंथ फाइनल कितनी हो गई? फाइनल लेंथ जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है L0 प्लस डेल्टा L। यहीं से मैं इसको लिख सकता हूँ L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा T, और यहाँ पर मैं L0 की वैल्यू कॉमन निकाल लूंगा तो L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और यही हमारा सबसे ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी?
देखो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अल्फा, इसको लिख भी देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। यहाँ पर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर होगा तो ये भी मीटर होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे हमारे पास बचता है सिर्फ टेम्परेचर, जो कि सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट किसी में भी हो सकता है। तो इसकी जो यूनिट्स हो जाएंगी, एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट इज इक्वल टू पर केल्विन, या फिर आप उसको केल्विन की पावर -1 भी लिख सकते हो। अदर यूनिट्स क्या हो सकती है हमारी, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री फ़ारेनहाइट। अल्फा की वैल्यू एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसकी एक आध सैम्पल वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, या फिर अल्फा की वैल्यू हो सकती है 1 या फिर 5 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। इस तरह की सैम्पल वैल्यूज आपको देखने की मिलेंगी। अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। और अब देखते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर α1 एंड α2। तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं। हमारे पास एक है ब्रास, दूसरा है स्टील। ब्रास के लिए हमारे पास कोफिशिएंट है α1, स्टील के लिए है α2। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लेंथ है L1, यहाँ पर लेंथ है L2। इफ L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which one of the following relations holds good? तो हमारे पास दो रॉड्स हैं, दोनों को गर्म करते हैं, दोनों अपना अपना थोड़ा एक्सपैंड करती हैं, लेकिन इस तरीके से कि उनके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देख लेते हैं। देखो हमारे पास इनिशियली लेंथ थी L1 एंड L2 और बोला गया है कि L2 minus L1 हमेशा बराबर रहता है। तो कब बराबर रहता है? पहले उसका जो भी टेम्परेचर था उस वक्त हमारे पास ये था, एक देखो टेम्परेचर T, दूसरा है टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। टेम्परेचर T पर दोनों रॉड्स की लेंथ का डिफरेंस कितना है? L2 minus L1। वो बराबर होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना है? L2 चेंज होकर के बन जाएगी, क्या बन जाएगी? L2 इंटू 1 प्लस α2 डेल्टा टी, माइनस L1 चेंज होकर के कितनी हो जाएगी? वो भी बड़ी हो जाएगी, L1 बन जाएगी 1 प्लस α1 डेल्टा टी। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये बन जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा L2 प्लस L2 α2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 α1 डेल्टा टी। यहाँ आप देखोगे L2 से L2 कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा। इससे हमें वैल्यू मिलती है L2 α2 डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 α1 डेल्टा टी। आप देखोगे यहाँ पर डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है L2 α2 इज इक्वल टू L1 α1 विच इज ऑप्शन नंबर डी। और एक सवाल देखते हैं। Two rods, one of aluminium and the other made of steel, having initial lengths L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 and L2. The coefficient of linear expansion of aluminiums and steel are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by delta C, then find the ratio of L1 upon L1 plus L2. तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं किस तरीके से आया। हमारे पास एक एल्यूमिनियम रॉड थी, एल्यूमिनियम, दूसरी थी हमारे पास स्टील। ऑलराइट, यहाँ पर लेंथ थी L1, यहाँ पर लेंथ थी L2 और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा ए, यहाँ पर है अल्फा एस। उन दोनों को जोड़ करके एक सिंगल रॉड बना दी है L1 प्लस L2। ठीक है, यहाँ पर L1 है, हमारे पास यहाँ पर L2 है, एक सिंगल रॉड बना दी। If the length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by T degree Celsius, find the ratio of this। तो एक्चुअली ये साथ में रॉड बनाने के हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि अगर D डिग्री से दोनों का टेम्परेचर रेज किया है तो ये रेशियो कितना आता है। तो हमारे पास अगर मैं इनको T डिग्री से रेज करूँगा तो हमारे पास देखो इसका डेल्टा एल कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगा L1 अल्फा ए इंटू T डिग्री सेल्सियस, और स्टील के लिए वो वैल्यू आ जाएगी L2 अल्फा एस टी। ये दोनों बराबर हैं, हमको दिया हुआ है ना। इफ द रॉड्स इंक्रीज विद सेम अमाउंट, तो यहाँ पर टी से टी कट जाता है, हमारे पास कंडीशन आ जाती है L1 अल्फा ए
इज इक्वल टू L2 अल्फा S। हमसे पूछा है L1 अपॉन L1 प्लस L2। अब हमें ये रेशियो निकालना है, तो देखो L1 की जगह तो मैं L1 ही लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा L1 अपॉन L1 प्लस, यहाँ पर मुझे L2 लिखना है। L2 को मैं यहाँ से उठा करके रख सकता हूँ। देखो L2 क्या बन जाएगा, L1 अल्फा A डिवाइडेड बाय अल्फा S। अब यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे L1 इस तरीके से कट जाएंगे। हमें जो रेशियो पता करना है उस रेशियो की वैल्यू आती है 1/1 प्लस अल्फा A अपॉन अल्फा S विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप नीचे एलसीएम लोगे तो अल्फा S ऊपर आ जाएगा, नीचे बचता है अल्फा S प्लस अल्फा A विच इज ऑप्शन नंबर C, और यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आया तो यार आग लगा दो, सारा एक्सपैंड कर दो इस चैनल को, बहुत ज़्यादा इसकी रीच हो जाए, सब तक पहुंचे ये वीडियो जिसको ज़रूरत है। बहुत अच्छा कंटेंट सबको पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। एंड प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करो, उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको चेकआउट कर सकते हो। इस सेशन के कलरफुल नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, कुछ ना कुछ कॉमेंट ज़रूर करना है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।